हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं राकेश चंद्र चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन। दोस्तों, मैं कंक्रीट का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कंक्रीट क्या होती है, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, सेग्रीगेशन और ब्रीडिंग, ये हम सब इसके अंदर हमने डिस्कस किया था लेक्चर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। लेक्चर सेकंड में डिस्कस आज करने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कंक्रीट के ऊपर, ठीक है, वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन से कंक्रीट के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं दोस्तों, ठीक। और इसके अलावा कंक्रीट की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। इसके अलावा हम इसमें टाइप में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, कंक्रीट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखते रहिए, लेक्चर पूरा देखिए। और पहला लेक्चर यदि नहीं देखा है तो आप गीता देवी एजुकेशन अकेडमी में जाके आप लेक्चर पहला देख लीजिए पहले, उसके बाद आप लेक्चर सेकंड को देखिए, ठीक है। चलो कंक्रीट के लेक्चर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम टेस्ट में बढ़ते हैं, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट फॉर वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंक्रीट के दोस्तों, पहले उसको हम, ठीक है, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, इसके अलावा जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं वीबी टेस्ट, ठीक है, वीबी टेस्ट। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है फ्लो टेस्ट, ठीक है, फ्लो टेस्ट भी होता है कंक्रीट के वर्केबिलिटी फाउंड करने के लिए, ठीक। पहले हम ये जो दो टेस्ट दे रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। तो हम दोनों को बारे में डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्लम टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेटर्स दिखाई दे रहा है, पहले ऑपरेटर्स को देखिए, ठीक है। ऑपरेटर्स की जानकारी दोस्तों जो पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है और कौन सा ऑपरेटर्स होता है जिसका नाम क्या है, ठीक है, कौन से टाइप का ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो इस सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, कंक्रीट की वर्केबिलिटी या उसकी कंसिस्टेंसी बोल सकते हो आप, कंक्रीट की वर्केबिलिटी या कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं स्लम टेस्ट या स्लम कोन टेस्ट। इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं उसको ऑपरेटर्स का नाम है स्लम कोन, ठीक है, क्या नाम है, स्लम कोन ऑपरेटर्स इस टेस्ट का, है ना। ऑपरेटर्स में जो यूज़ करते हैं हम टेस्ट के लिए ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं स्लम कोन ऑपरेटर्स। इसके बाद यदि हम डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों, देख फ्रस्टम कोन होता है, ठीक है, ऊपर फ्रस्टम कोन होता है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या होता है दोस्तों, ओपन होता है, ठीक है। इसकी डायमेंशन की यदि हम बात करते हैं तो ऊपर का डायमेंशन याद रखना दोस्तों, डायमेंशन इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। ऊपर का डायमेंशन होता है इसका, यानी डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर डायमेंशन होता है इसका ऊपर का, ठीक। नीचे का जो होता है वो 20 होता है और जो हाइट होती है दोस्तों वो कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। यानी डायमेंशन की यदि हम बात करते हैं तो डायमेंशन कितनी होती है इसकी 10, ठीक है, ऊपर का डायमेंशन होता है इंटू 20 इंटू 30, ये इसका डायमेंशन होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चंस, ठीक। और ऑपरेटर्स का नाम है स्लम कोन ऑपरेटर्स। और जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी या कभी कभार दोस्तों कंसिस्टेंसी भी लिखा हुआ रहता है, तो कंसिस्टेंसी या वर्केबिलिटी यदि लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्लम कोन टेस्ट हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कंक्रीट के लिए वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्लम टेस्ट इज़ ए टेस्ट कंडक्टेड, है ना, या कंडक्टिंग बिफोर कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर कास्टिंग। यदि हम कंक्रीट को यदि कास्टिंग कर रहे हैं, कंक्रीट को यदि बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्लम कोन टेस्ट हमको परफॉर्म करना रहेगा। हमको देखना रहेगा कि जो भी हम कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कितना मिनिमम अमाउंट है या कितना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट जो रेशियो होता है दोस्तों, तो वो होना चाहिए, ठीक है, और इतना कितना स्लम आना है, ठीक है। द पर्पस ऑफ स्लम टेस्ट इज़ टू बी डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, ठीक है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का जो पर्पस है वो क्या है कि टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन कंक्रीट एंड इट्स वर्केबिलिटी, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट दोस्तों इसके अंदर हमको होना चाहिए, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, और कितने पर वर्केबल होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो डायमेंशन होती है 10 सेंटीमीटर डायमेंशन जो होती है वो ऊपर की होती है हमारी, 20 सेंटीमीटर जो होती है वो नीचे की होती है, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर दोस्तों इसकी हाइट होती है, ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन सी एसेसरीज इसके साथ में यूज़ होती है स्लम कोन ऑपरेटर्स यदि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्लम कोन टेस्ट के लिए, तो एक बेस प्लेट होती है, ठीक है, बेस प्लेट होती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये दिखाई दे रही है आपको ट्रे जिसको हम बोलते हैं बेस प्लेट, ठीक है। ट्रॉवेल टू मिक्स कंक्रीट, ट्रॉवेल भी यूज़ होती है इसके साथ में। इसके अलावा आपको कॉम्पैक्ट करना है, गेजिंग करना है दोस्तों, तो उसके लिए स्टील की रोड होती है, ये स्टील की रोड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और इसी में नीडेड है ना, रीडिंग जो रहती है, स्केल जो लगी रहती है दोस्तों, इसी में लगी हुई रहती है, ठीक है, या अलग से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक, ये जो होता है हमारा ये फ्रस्टम कोन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लम कोन, ठीक है। फ्रस्टम कोन ऊपर होता है, ऊपर और नीचे से दोनों से क्या होता है,
ओपन होता है, ठीक। और इसके अलावा रूलर यदि आप अलग से यूज़ करें तो इस प्रकार से रूलर भी होता है, या आप जो हमारे स्टील रोड होती है इसमें भी स्केल लगी हुई रहती है, जिससे भी आप दोस्तों मेजर कर सकते हैं कि कितना स्लम यानी कितना कंक्रीट का सेटल हुआ है, ठीक है। इससे भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सिंग करने के लिए दोस्तों हमको सॉवेल चाहिए, ट्रॉवेल चाहिए, ठीक है। और टैंपिंग करने के लिए हमको स्टील रोड की हेल्प लगेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्रेड सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि M15 की यदि मान लो हम ग्रेड लेते हैं, ठीक है। M15 यदि हम ग्रेड लेते हैं दोस्तों, ठीक है, M15 की मान लो हमने ग्रेड ली है, तो अभी ग्रेड आप कंक्रीट में हम आगे देखेंगे। M15 की ग्रेड लेते हैं दोस्तों, तो इसका प्रोपोर्शंस रहता है 1:2:4, ठीक है, 1:2:4 रहता है, ठीक। M15 ग्रेड यदि हमने सिलेक्ट की है दोस्तों, तो 1:2:4 इसका क्या रहता है, प्रोपोर्शंस रहता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि M जो है दोस्तों इसके अंदर मिक्स का प्रोपोर्शंस है, और 15 जो है इस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आती है 28 डेज पे। यदि हम चेक करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज, ठीक है। और M15 यदि हमने ग्रेड लिया दोस्तों, तो इसका प्रोपोर्शंस होता है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, 1:2:4, ठीक है, 1:2:4, ठीक। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर हमको जो सीमेंट लेना है दोस्तों, सीमेंट लेना है 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट लेना है दोस्तों वो लेना हमको सैंड लेना है, ठीक है, दूसरा पार्ट सैंड का लेना है। और तीसरा जो पार्ट लेना है यानी 4 जो पार्ट लेना है दोस्तों, इसके अंदर हमको एग्रीगेट का लेना है, कौन सी वाली, कोर्स वाली एग्रीगेट, ठीक है। तो सीमेंट लेना है, ठीक है, इसके अलावा सैंड लेना है, या हम इसको बोल सकते हैं फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, मतलब ये हमको के लेना है इसका M15 के लिए हमको दोस्तों इसका प्रोपोर्शंस लेना है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का। और उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो हमको सिलेक्ट करना है। तो M15 के लिए मैंने बताया था कितना आपको वाटर सीमेंट रेशियो लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसी होती है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमारा कोन जो दिखाई दे रहा है, एक जो कोन दिखाई दे रहा है हमारा फ्रस्टम कोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक, इसके अंदर यदि कम्प्लीटली जो मसाला आता है, जो मिक्सचर आता है दोस्तों सीमेंट सैंड एग्रीगेट कोन का, ठीक है, तो वो लगभग 17.5 kg के आसपास आता है दोस्तों, ठीक है। ये जब हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं दोस्तों, लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो ये यहाँ से हमको मिल जाएगी, ठीक है, 17 या 17.5 स्टैंडर्ड वैसे, ठीक है, इतना इसके अंदर मसाला आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 17.5 kg। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 17.5 kg दोस्तों हमने टोटल मान लो एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है। यदि आपको इसके अंदर मसाला सीमेंट कितना मिलाना है, सैंड कितना मिलाना है और गिट्टी कितनी मिलानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जितना भी हमने सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट लिया है दोस्तों, ठीक है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, ठीक है, सीमेंट मान लो हमने लिया है 1, ठीक है, 2 लिया है हमने सैंड और 4 लिया हमने एग्रीगेट, ठीक है। टोटल कितना लिया था दोस्तों हमने 7.5 लिया था, ठीक है। 7.5 को हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शन दे रखा है इसका टोटल करेंगे दोस्तों, कितना हो रहा 1 और 3 और कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 7 से हम क्या कर देंगे दोस्तों इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, तो हमको सीमेंट कितनी मिलाना है दोस्तों वो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी दोस्तों केजी में, वो आएगी हमारी सीमेंट, ठीक है, वो आएगी हमारी सीमेंट आएगी, क्या आएगी, सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी सीमेंट, ठीक। इसके बाद सैंड कितना मिलाना है, तो दोस्तों सैंड का कितना प्रोपोर्शन दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सैंड आ जाएगी, ठीक है, सैंड आ जाएगी, ठीक। इसके बाद यदि आप सीमेंट के साथ में यदि आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारी क्या आ जाएगी, गिट्टी आ जाएगी, यानी कोर्स वाली एग्रीगेट आ जाएगी, ठीक है। अगर बात समझ में, तो सीमेंट कितना मिलाना है आपको, इन्हें यदि टोटल मटेरियल इतना लिया है, ठीक है, तो जो भी आपने प्रोपोर्शंस लिया उसका आप टोटल कर दें और उससे आप डिवाइड कर दें, तो हमको क्वांटिटी पता चल जाएगी कि सीमेंट कितनी लेना है। और उसके बाद सीमेंट यदि आपने 1 लिया है तो सैंड उसका डबल लेना है, ठीक है, दुगुना लेना है, और सीमेंट का 4 गुना हमको क्या लेना है, एग्रीगेट लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वान्टिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है। तो वाटर सीमेंट रेशियो की मैंने टेबल बता दी आप लोगों को, ठीक है, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, ठीक है, 0.55, 0.60, इस प्रकार से 1 तक आप जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें देखना है कि आप कौन से वर्क के लिए दोस्तों आप कंक्रीट का यूज़ करने वाले हैं। आप रोड के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप रोड वर्क के लिए कर रहे हैं, ठीक, या मास कंक्रीट बनाने के लिए कर रहे हैं, या बीम या स्लैब बनाने के लिए, या कौन से वर्क के लिए दोस्तों आप यूज़ करने वाले हैं, उस हिसाब से दोस्तों हमको कंक्रीट का जो वाटर सीमेंट रेशियो है दोस्तों वो हमको सिलेक्ट करना रहेगा स्लम के लिए, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं प्रोसेस आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ कि प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। तो वर्केबिलिटी हमको टेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, जिसमें हम स्लम क्वांट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए या कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों 17.5 kg हमने टोटल मसाला लिया था। ठीक है, जिसके अंदर सीमेंट लिया था, सेंट लिया था, एग्रीगेट और वाटर लिया था अलग। ठीक है, अब वाटर सीमेंट रेशियो मैंने बता दिया था कितना लेना आपको। ठीक है, उस हिसाब से हमने कोई भी वाटर सीमेंट रेशियो हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टार्टिंग में। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से आपको जो ट्रे दिखाई दे रही थी है ना, इस ट्रे के अंदर हमको क्या करना है, मिक्सिंग करना है। जो सॉइल होता है पावडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हमको क्या करना है, मसाला पहले हमको ड्राई को मिक्स करना है। ठीक है, सीमेंट डालेंगे इसके अंदर, फिर सेंट डालेंगे इसके अंदर, और फिर सबसे पहले क्या करना है, तो उसको आपको एग्रीगेट डालना है। सबसे बड़े वाला जो पार्टिकल्स है दोस्तों, सबसे पहले उसको डालना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, गिट्टी को डालना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गिट्टी है, ठीक है, उसको डालना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सेंट को डालना है इसके अंदर। ठीक है, सेंट के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारी दे रखी है, कौन सी वाली, सीमेंट दे रखी है दोस्तों। ठीक है, उस सीमेंट को मिलाएंगे। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राई मिक्स करेंगे पहले। ठीक है, ड्राई अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सूखे को इसको पहले मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम पानी मेजर करेंगे मेजरिंग जार की हेल्प से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, सॉवेल जो है हमारा पावडा जिसको हम बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट को दोस्तों हम क्या कर लेंगे, इसको पूरे पार्ट को हम क्या कर लेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पूरे पार्ट में जैसे मालूम 3 पार्ट में इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमको दिखाई दे रहा, ठीक है, ये ट्रे के अंदर ही रखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद में पहले पार्ट को हम क्या करेंगे, डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस प्रकार से, पहला वाला डायग्राम दिखाई दे रहा। ठीक, डायग्राम में आपको जो हमारा कोन दिखाई दे रहा है, इस कोन के अंदर हमको क्या करना है, ट्रे के अंदर रखा है ये। ठीक है, और पाँव रख देंगे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, पाँव कहाँ पे रखेंगे, ये जो दिखाई दे रही है आप लोगों को। ठीक है, इसके ऊपर हम पाँव रख देंगे। ठीक है, टाइट करने के बाद, नट लगाने के बाद पाँव रख देंगे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक, और उसके बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर मसाला डालना है। मसाला कितना डालना है दोस्तों इसके अंदर, तो मैंने बताया इसके 3 पार्ट आप लोगों ने किए। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हम डालेंगे। ठीक है, पहला वाला पार्ट डालना है इसके अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी टेम्परिंग रोड है, टेम्परिंग रोड की हेल्प से हमको दोस्तों क्या करना है, 25 बार 25 बार दोस्तों हमको क्या करना है, ब्लोज देना है। 20 ब्लोज देना है इसमें, 25। ठीक है, 25 ब्लोज देना है हमको। ठीक है, 25 बार इसको क्या करना है दोस्तों, कॉम्पैक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है इसको। ठीक, ताकि इसके अंदर की जो भी एयर वगैरह जो हो दोस्तों, या गैप वगैरह हो दोस्तों, क्या हो जाए, फिल हो जाए। ये बिल्कुल क्या हो जाए, एकदम कम्प्लीटली फिल हो जाए। ठीक है, कम्प्लीटली क्या हो जाए, एकदम फिल हो जाए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें सेकंड वाला जो पार्ट था, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को उठाया आपने। और फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को फिर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पहला पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट को फिर से हमने डाला। और उसके बाद हम इसी को भी क्या करेंगे, 25 बार हम क्या करेंगे, इसको ब्लोज देंगे, 25 ब्लोज देंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे उसको। ठीक है, ताकि उसके अंदर का भी हमारा गैप वगैरह फिल हो जाए, एयर वॉइड्स बाहर निकल जाए। उसके बाद अगली स्टेप में जो बचा था दोस्तों, ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई थी। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने आधा भरा गया था। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरा फिल कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, कॉम्पैक्ट कर लेंगे। और यदि मान लो कोई एक्स्ट्रा यदि बच जाता है, तो उसको नाइफ जो होता है दोस्तों, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, नाइफ, ठीक है, नाइफ की हेल्प से या ट्रॉवेल की हेल्प से हम दोस्तों क्या कर लेंगे, उसको कट कर लेंगे। मतलब उसके लेवल तक आपको केवल फिल करना है। ठीक, उसके बाद हमको अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में हमको क्या करना है कि जो हमारा जो हॉपर पोर्शन दिखाई दे रहा है, प्रथम जो कौन दिखाई दे रहा है ये वाला, इस कौन को हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा ऊपर दोनों हैंडल जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दोनों हैंडल को हम क्या करेंगे, पकड़ के ऐसा ऊपर की तरफ क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे, ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो इस शेप में, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमारी क्या कंक्रीट की जो शेप है, वो जैसी हमने इसके अंदर फिल किया था वैसे शेप आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये शेप आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो कितना सेटलमेंट हुआ, अभी कंक्रीट की हाइट कितनी थी हमारी, मान लो ये इतनी हाइट थी ये। ठीक है, ये जो कौन था हमारे टोटल इतनी हाइट थी दोस्तों। अब उसके बाद जैसे आपने हटाया, कौन को हटाया, ठीक है, तो जो हमारा कंक्रीट था वो थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे फैल गया। ठीक है, इस प्रकार से फैल गया। ठीक, तो आपको देखना है कि ये जो गैप आ रही है दोस्तों, ये गैप कितनी है। ठीक है, ये जो आ रही गैप हमारी ओरिजिनल थी हमारी 30। ठीक है, और ये कितनी आ रही, फिर ये जो होगा दोस्तों, जो सेटलमेंट हुआ कंक्रीट का, वो होगा हमारा स्लम्प वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगी दोस्तों, हमारी स्लम्प वैल्यू होगी। एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं परफॉर्म। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमने मसाले लिया है दोस्तों, ठीक है, मसाले को हमने अच्छी तरह से क्या किया, सबसे पहले गिट्टी डाला है। गिट्टी डालने के बाद फिर क्या डाला, सेंट डाला है, रेती को, और उसके बाद सीमेंट डाला। पहले सूखे को आपको मिक्स करना है उसको अच्छे से। उसके बाद हमको मेजरिंग जार की हेल्प से पानी लेना है और हमको क्या करना है, पानी उसके अंदर मिलाना है। ठीक है, पानी मिलाना और उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स करना। और 3 पार्ट में उसको क्या कर लेंगे, पूरे मसाले को डिवाइड कर लेंगे। फिर पहले वाले पार्ट को हटाएंगे और जो कौन है उसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, कौन के अंदर डालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, 25 बार उसको क्या करेंगे, ब्लोज देंगे। 25 बार हम क्या करेंगे, ब्लोज देंगे, यानी कॉम्पैक्ट करेंगे टेम्परिंग रॉड की हेल्प से। ठीक है, खड़े खड़े। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट उठाएंगे। सेकंड पार्ट को फिर से हम क्या करेंगे, 25 बार ब्लोज देंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, तीसरे पार्ट को उठाएंगे और पूरा कॉम्पैक्ट कर देंगे। और यदि मान लो कुछ पोर्शन यदि बच जाता है हमारी इसके हाइट से यदि, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, नाइफ या जो ट्रॉवेल है उसकी हेल्प से हम क्या कर देंगे, उसको कट कर देंगे, ताकि हमको क्या करना है, उसके लेवल तक ही रखना है। ठीक है, टोटल जो हाइट है दोस्तों इसकी कितनी है, हमारी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है।
इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, फिफ्थ जो स्टेप है दोस्तों, उसमें क्या हमको क्या करना है कि इसके जो हैंडल है दोस्तों, उस हैंडल को पकड़ते हुए हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ इसको कोन को उठा लेना है ऐसे। उठाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कोन थी ये टोटल हमारी थी 30 सेंटीमीटर हाइट थी, ठीक। इस प्रकार से हमारा कोन की ये शेप थी, है ना, एक्चुअल। अब उसके बाद जैसे ही इसको उठाया तो दोस्तों हमारा जो शेप था, जो मटेरियल था, मसाला जो था, वो थोड़ा सा क्या होता है, फेल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आ गया दोस्तों, तो कितना आया है वो हमको मेजर करना है। तो वो जो टेम्परिंग रोड है दोस्तों, या फिर जो रोलर है, उसकी हेल्प से हमको क्या करना है, मेजर करना है दोस्तों। तो यही जो वैल्यू होगी, जो स्लम्प होगा दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं, जितना सेटलमेंट हुआ कंक्रीट का नीचे एक्चुअल से, ठीक, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं दोस्तों स्लम्प वैल्यू, या कितना स्लम्प हुआ, कितना सेटल हुआ है। तो आ गए दोस्तों। तो ये जो स्लम्प वैल्यू है दोस्तों, वो अलग अलग कंक्रीट वर्क के लिए अलग अलग वैल्यू रखी जाती है, ठीक है, एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं कि यदि हमने मास कंक्रीट यदि हम कर रहे हैं, मास कंक्रीट मतलब डैम और रोड वर्क यदि मान लो बना रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों आपको 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक आपका केवल सेटलमेंट चाहिए। 2.5 से 5 सेंटीमीटर यानी 25 से 50 मिलीमीटर, ठीक है, 25 से 50 mm, या बोल सकते हो आप 2.5 से 50 mm तक यदि मान लो कंक्रीट का सेटलमेंट हो रहा, मतलब इतनी स्लम्प वैल्यू यदि आ रही है, तो उस कंक्रीट को दोस्तों हम मास कंक्रीट या रोड वर्क के लिए यदि यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक। यदि मान लो हम बीम बना रहे हैं या स्लेब बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बीम या स्लेब, ठीक है, यदि हम बना रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों जो हमारा स्लम्प वैल्यू आना चाहिए, सेटलमेंट जो होना चाहिए कंक्रीट का, वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए दोस्तों। इससे यदि ज़्यादा यदि हो रहा है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे, इससे यदि कम भी हो रहा है तो भी उसको हम उस वर्क के लिए यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जिस स्पेसिफाई वर्क के लिए हमको कंक्रीट चाहिए, उतना उसमें क्या चाहिए, आपको स्लम्प चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स जो बनाते हैं हम, या दीवार बना रहे रिटेन को, ठीक है, रिटेनिंग वाल इसको बोलते हैं। अर्थ को रिटेन करने के लिए जो वाल बनाई जाती है, अर्थ का लोड को रिटेन करने के, उसको बोलते हैं रिटेनिंग वाल। या कॉलम्स बना रहे दोस्तों कंक्रीट का, तो उसके लिए हमको 75 से 125 मिलीमीटर या 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर तक हमको स्लम्प वैल्यू चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ स्लम्प मोर इज़ द वर्केबिलिटी। ज़्यादा वैल्यू यदि आती है दोस्तों, ठीक है, यदि ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब वर्केबिलिटी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा क्यों होगी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि पानी उसके अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कंक्रीट का जो क्या होगा, सेटलमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, गीली हो जाएगी। तो उस कंडीशन में स्लम्प वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ स्लम्प मोर इज़ द वर्केबिलिटी। दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर द कंक्रीट। क्या बोल रहे हैं, दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट विच प्रोसेस एदर बाय वेरी हाई कंक्रीटी और वेरी लो वर्केबिलिटी। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो टेस्ट है, ये यदि आपको ज़्यादा वर्केबिलिटी चाहिए, मतलब गीला वाला यदि है दोस्तों, ज़्यादा उसके अंदर वाटर कंटेंट यदि आपने प्रेजेंट मिला दिया, मतलब जहाँ पे आपको वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए दोस्तों, तो उस केस के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब आप बोल सकते हो कि ये मीडियम वाला जो केस है, 20 वाला, उस केस के लिए दोस्तों हम स्लम्प कोन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो आता है दोस्तों, ठीक है, इसके हम यदि यूज़ करने की यदि बात करें, ठीक है, कि कहाँ पर यूज़ होता है ये, ठीक है, तो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द कंक्रीट प्रोसेसिंग वेरी लो वर्केबिलिटी। दोस्तों ये कहाँ पे, फॉर विच स्लम्प टेस्ट इज़ नॉट सुटेबल। मतलब यदि लो वर्केबिलिटी में यदि हमको चाहिए, बिल्कुल कम वाली वर्केबिलिटी में, मतलब वाटर कंटेंट बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल कम होगी। और उस कंडीशन में हमको यदि वर्केबिलिटी टेस्ट फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम स्लम्प कोन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज़ नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो याद रखना, वेरी लो वर्केबिलिटी, ठीक है, यदि हमको मिल रही है और यदि हम स्लम्प कोन टेस्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमको कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज़ हमको करना है। सॉरी, अब ये टेस्ट क्या बोलता है दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन फाइंडिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना किया दोस्तों, ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द कंक्रीट व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम नॉन हाइट, ठीक है। दिस डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर, ठीक है। और ये जो दोस्तों होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर बोलते हैं। देट रिप्रेजेंट द डेंसिटी रेशियो, या इसको बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ऑब्टेन ड्यूरिंग टेस्ट टू द डेंसिटी ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। मतलब कॉम्पैक्शन फैक्टर दोस्तों को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है, ठीक। ये जो हॉपर पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, हॉपर शेप में दिखाई दे रहा है, 3 सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, जैसे हमने कंक्रीट कोन टेस्ट के लिए मसाला तैयार किया था, वैसे ही हमको मसाला तैयार करना है, पर यहाँ पे वाटर सीमेंट जो रेशियो है वो हमारा क्या है, कम रखना है, ठीक है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो कम रहेगा तो ही वर्केबिलिटी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो वर्केबिलिटी यदि हमको कम चाहिए होगी तो ही हम वाटर सीमेंट रेशियो कम रखेंगे।
तो हमको वैसे ही करना है, ठीक है, मसाला वैसे ही हमको रेडी करना है। और उसके बाद में हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमको मसाला कहाँ पे फिल करना है, ये जो ऊपर वाला होपर पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है होपर पोर्शन में सिलेंडर, इस वाले के अंदर हमको क्या करना है, पहले मसाला फिल करना है कंक्रीट का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक इसमें दरवाज़ा लगा हुआ रहता है, ठीक है, दरवाज़ा यानी एक गेट लगा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। उस गेट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मसाला इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक। ये दिखाई दे रहा डायग्राम आपका इस प्रकार का है ना, अपर होपर, ये लोअर होपर और उसके बाद ये नीचे सिलेंडर है और नीचे हमारा बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, कि ऊपर वाला जो है, ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, मसाला कंक्रीट जो है उसको फिल करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे गेट लगा हुआ रहता है, यानी हमारा गेट या जो डोर जो रहता है वो ओपन नहीं रहता है, इसको लगा देते हैं। इसके पहले दोस्तों आपको करना क्या, मसाला हमने तैयार कर लिया, उसके पहले हमको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा देते हैं, ऑयल या ग्रीस जो रहती है उसके अंदर, उसकी अंदर वाले लेयर में हम क्या करते हैं, सरफेस पे लगा देते हैं, ताकि जो हमारा कंक्रीट है दोस्तों वो चिपके नहीं, ठीक है। तो तीनों जो सिलेंडर है दोस्तों उनके अंदर हम क्या कर देंगे, ऑयल या जो भी ग्रीस होगा दोस्तों उसको हम लगा देते हैं सरफेस पर अंदर वाली, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, कंक्रीट फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद कंक्रीट फिल करने के बाद फिर क्या पूरा कंप्लीटली फिल हो जाए, उसके बाद हमको क्या करना है, अगली स्टेप में दोस्तों क्या करना है कि यहाँ का जो दरवाज़ा रहेगा उस दरवाजे को दोस्तों हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, दरवाजे को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जैसे दरवाजा ओपन करेंगे तो क्या होगा, कंक्रीट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाले पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो हमारे सिलेंडर है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे दरवाजे को ओपन किया, गेट को ओपन किया, तो हमारा कंक्रीट कहाँ पे आया, नीचे आया, नीचे वाले सिलेंडर पर हमारा गेट लगा हुआ रहता था यहाँ पे, ठीक है। तो कंक्रीट हमारे कहाँ पे आ जाएगा, इस सेकंड वाले सिलेंडर में आ जाएगा, सेकंड वाले सिलेंडर में आया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे इसका गेट हम हटाएंगे, ऐसे गेट हटाएंगे दोस्तों यहाँ से, जैसे आप गेट हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो कंक्रीट होगा वो क्या होगा, इस वाले सिलेंडर के अंदर आ जाएगा, जो नीचे थर्ड में जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इस सिलेंडर के अंदर जितना भी कंक्रीट आया है ना, ऊपर से डालने पर जितना भी हमारा कंक्रीट आ रहा है उस कंक्रीट का हम दोस्तों क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। तो फार्मूले में ये लिखा हुआ है कि कॉम्पैक्शन फैक्टर कैसे निकालें, तो वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड फैक्टर, वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड फैक्टर। ये क्या है हमारा, ये जो हमारा कंक्रीट था ये पार्शियली मतलब हमने फुली कॉम्पैक्ट नहीं किया, पूरा इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया, पूरा दबाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक जितना हुआ था उतना ही कॉम्पैक्ट हुआ है। तो इस कंक्रीट को बोलते हैं हम पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसका दोस्तों हम वेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, जितना ये हमारा दिखाई दे रहा है सिलेंडर, इस सिलेंडर को अब हम क्या करेंगे, खाली कर लेंगे। और उसके बाद एक बार हम पूरा इसको हम क्या करेंगे, 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको पूरा कॉम्पैक्ट करते हुए इसको हम 3 पार्ट में क्या करेंगे दोस्तों, इसको फिल करेंगे कॉम्पैक्ट करते हुए 25 बार हम क्या करेंगे, इसमें ब्लोज देंगे, ठीक है, टेम्परिंग रॉड की हेल्प से उसको पूरा कॉम्पैक्ट करेंगे और पूरा लेवल तक फिल करेंगे। और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, इसका भी हम वेट कर लेंगे, ठीक है। और उससे हम क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। तो पहला था हमारा वेट ऑफ पार्शियली, ठीक है, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जो ये वाला आया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट किया है इसको पूरा भर भर के, ठीक है, तो वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ पार्शियली कंक्रीट से यदि हम फुली कॉम्पैक्ट जो हमने किया कंक्रीट उसके वेट से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉम्पैक्शन फैक्टर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट वर्केबिलिटी के। यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर ज़्यादा आया मतलब वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। वर्केबिलिटी यदि कम आई तो उसका कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होगा, हमारा कम होगा, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट इन सिलेंडर के, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर यदि बढ़ा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए और स्लम कोण कितना आना चाहिए, स्लम कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा हमने, ठीक है, ये इस पर IS कोड के अकॉर्डिंग है कि यदि वाटर सीमेंट रेशियो यदि हमारा 0.6 है दोस्तों, 0.60 यदि हमारा है तो हमारा स्लम्प जो चाहिए mm में वो हमको 190 mm चाहिए, ठीक है, 190 mm में दोस्तों, यानी इसको बोल सकते हैं 19.5, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पैक्शन फैक्टर दोस्तों कितना आएगा, इसके अंदर 0.95 आना चाहिए। यदि हम 0.5 मतलब जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, इसका रीडिंग जो है वाटर सीमेंट रेशियो है हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे स्लम जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो भी कैसी आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ की यदि हम बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू भी दोस्तों कैसी आ रही है, हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब वाटर सीमेंट रेशियो यदि हम कम लेंगे दोस्तों तो हमारा स्लम भी कम आएगा और कॉम्पैक्शन भी कम आएगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर भी कम आएगा। इस प्रकार से दोस्तों वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक होता है हमारा स्लम कोण टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम स्लम कोण ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और एक होता है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप फटाफट से इसको लाइक कर दिए और शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, दोनों टेस्ट बता रहा हूँ वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, और यही दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों
वीबी टेस्ट जो होता है दोस्तों उसमें हम टाइम फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, ठीक है। वीबी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, टाइम फाइंड आउट करते हैं उसके कितना टाइम लगा है, ठीक है। उसके अलावा फ्लो टेस्ट के अंदर हम फ्लो करवाते हैं दोस्तों, फ्लो में भी कितना टाइम लगा वो देखते हैं हम, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेस्ट ऑफ कंक्रीट फॉर स्ट्रेंथ, कि कंक्रीट की यदि स्ट्रेंथ यदि फाइंड आउट करना है दोस्तों तो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पहला जो टेस्ट होता है कंक्रीट के लिए वो होता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है दोस्तों, पहला जो होता है, ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या बेंडिंग वाला, ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक। इसके बाद दोस्तों थर्ड की बात करें तो होता है हमारा स्प्लिट टेंसाइल, ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके अलावा दोस्तों और भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, रिबाउंड टेस्ट भी होता है, रिबाउंड हैमर टेस्ट, रिबाउंड, ठीक है, हैमर टेस्ट, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहला वाला टेस्ट बता देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते कैसे करते हैं। तो दोस्तों कंपैरेटिव स्ट्रेंथ में मैंने बताया कि आपको जैसे मान लो आप M15 की ग्रेड की कंक्रीट ले रहे हैं, ठीक है, M15 ग्रेड की हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट ले रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो हमको पता है कि M15 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका रेशियो कितना होता है। M15 यदि हम ले रहे हैं दोस्तों तो उसका होता है हमारा 1.5 होता है, सॉरी 1:2:4 होता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन होता है। अब उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, इसमें क्यूब बनाना है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, क्यूब बनाना है, ठीक है। क्यूब की जो डायमेंशन रखना है दोस्तों आपको रखना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 × 15 × 15, ठीक है, ये 15 × 15 क्या हमारे सेंटीमीटर में हमारा डायमेंशन है दोस्तों, ठीक। और उसके हमको क्या करना है दोस्तों, उसकी 3 डेज, ठीक है, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, ठीक है, और 28 डेज पे दोस्तों हमको क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है, ठीक है। यदि हमको केवल 28 डेज पे चाहिए, ठीक है, 28 डेज पे निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हमको 17, ठीक है, 14 और ये 28, ये तीन तो हमको कम से कम निकालना ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। 17, 14 और 28 डेज पे हमको कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालना ही पड़ेगी। और इसके लिए दोस्तों कम से कम हमको जो स्पेसिमेन जो चाहिए, मोल्ड जो चाहिए, ठीक है, तो हमको चाहिए 3 दिन, 7 डेज़ पे यदि आपको निकालना है तो 3 चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3। 14 डेज़ पे निकालना है तो दोस्तों आपको 3 चाहिए, और 28 डेज़ पे भी हमको निकालना है तो कितने चाहिए, आपको 3 चाहिए, मतलब 3, 3 और 3, ठीक है, 3 3 9, मतलब टोटल जो मोल्ड दोस्तों हमको बनाना है, टोटल यदि हम बात करते हैं तो 9 मोल्ड यानी 9 स्पेसिमेन हमको रेडी करना है क्यूब स्पेस, ठीक है, टोटल 9 क्यूब्स हमको रेडी करना है दोस्तों कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों कि इस ग्रेड M15 ग्रेड यदि हमने लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 डेज़ पर जो स्ट्रेंथ आना चाहिए M15 ग्रेड की वो कितनी आना चाहिए, 15 न्यूटन पर mm² आना चाहिए, ठीक है। 15 ये क्या है दोस्तों, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm² में, ठीक है, न्यूटन पर mm² में उसकी क्या है स्ट्रेंथ है 28 डेज़ पर, ठीक है, 28 डेज़, ठीक है, 28 डेज़ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इन न्यूटन पर mm² में 28 डेज पे हमारी क्या है 15 है। और m जो है दोस्तों ये क्या है, इसका मिक्स है, m जो है दोस्तों ये क्या है, इसका मिक्स है कि कितना मिक्स प्रोपोर्शन लिया, तो 1:2:4 लिया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें जिसे मैंने बताया था सीमेंट का मोल्ड बनाया था, ठीक है, वैसे इसमें भी हमको मोल्ड बनाना है, ठीक है, यानी क्यूब शेप में हमको बनाना है। तो क्यूब जो बनाया दोस्तों हमने, ठीक है, क्यूब हमने बनाया है, ठीक है, कितने साइज़ का बनाया है, 15 × 15 × 15, ठीक है, 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर साइज़ का हमने क्या बनाया है दोस्तों, क्यूब बनाया, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जो मोल्ड है दोस्तों उसके अंदर हमने मसाला रेडी करने के बाद में उसको कंप्लीट करने के बाद में हम क्या करेंगे, क्यूब बना देंगे और उसको हम क्या करेंगे 24 आवर्स के लिए हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। 24 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर उसको रखेंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर उसको क्या करेंगे, वैसा वैसा रखेंगे, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना है, अगले 24 घंटे के बाद हमको निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, वाटर टैंक के अंदर उसको रखेंगे, पानी के जो टैंक है दोस्तों क्लियर वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, उसको इमर्स करवाएंगे वाटर टैंक के अंदर, ठीक है, इमर्स करवाएंगे वाटर टैंक के अंदर, हम क्या करवाएंगे इसके इमर्स करवाएंगे और हम क्या कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है। तो हम वाटर टैंक के अंदर दोस्तों रख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 7 डेज़ पे निकालेंगे, ठीक है, 7 डेज़ पे निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद 14 डेज़ पे निकालेंगे उनको और 28 डेज़ पे निकालेंगे। तो ऐसे मैंने बताया कि आपको 3, ठीक है, 3 तो हमारे यहाँ पे थे, ठीक है, 3 यहाँ पर थे और 3 हमारे यहाँ पे थे,
टोटल हमने 9 मोल्ड जो थे दोस्तों, ठीक है, कंक्रीट के 9 क्यूब जो थे वो वाटर के अंदर हमने कहाँ पे रखे हैं, वाटर टैंक के अंदर रखे हैं 9 क्यूब। ठीक है, ये जो हमारे 9 क्यूब थे हमारे दोस्तों, ये हमने वाटर के अंदर रख दिए हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 3 जो क्यूब है वो हमको जब 7 डेज़ हो जाए, 7 डेज़ के बाद उनको क्या करना है, निकालना है और कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हमको क्या करना है दोस्तों, उसको चेक करना है। ठीक, और फिर जिस मैक्सिमम लोड पे वो फेल हो रहा है वो आपको मैक्सिमम लोड नोट करना है। और कंक्रीट का जो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 15 × 15 हो जाएगा। इसे हमको डिवाइड कर देना है तो कंक्रीट की क्या आ जाएगी, 7 डेज़ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, अगले जो हमारे 3 जो बचे थे उनको 14 डेज़ पे निकालना है और उनकी भी हमको कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में चेक करना है और उसकी स्ट्रेंथ निकालना है। लोड डिवाइड बाय एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी 14 डेज़ पे। उसके बाद जो आखिरी जो 3 बचे थे उनको 28 डेज़ पे हमको निकालना है और उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में हमको करना है, टेस्टिंग करना है। और जिस मैक्सिमम लोड पे फेल हो रहे थे उसको हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, लोड को डिवाइड कर देना है हमको सरफेस एरिया से, तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहता हूँ एक प्रैक्टिकल यदि हम देखें, ठीक है, तो यदि आपको 28 डेज़ भी हमको चेक कर रहे हैं तो दोस्तों उसकी कितनी आना चाहिए, 15 ग्रेड वाला हमने लिया था, 15 न्यूटन पर mm² आना चाहिए, 15 न्यूटन पर mm² उसकी 28 डेज़ पे उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए दोस्तों। ठीक, और यदि मान लो हम 7 डेज़ पे यदि चेक करते हैं तो दोस्तों 7 डेज़ पे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो आती है दोस्तों, ठीक है, 7 डेज़ की यदि हम बात करें तो 7 डेज़ पे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ आती है वो लगभग कितनी आ जाती है, 40 से 45 तक आ जाती है। ठीक है, 7 डेज़ पे कितनी आ जाती है, 40 से 45 तक आ जाती है। ठीक है, 40 से 45% तक आ जाती है। ठीक है, 40 से 45% तक आ जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें 14 डेज़ पे, तो 14 डेज़ की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारी 60 से 65% तक आ जाती है। कितनी आ जाती है, 60 से 65% तक आ जाती है। 60 से 65% तक हमारी क्या आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, जितनी टोटल रहती है उसका 60 से 65%। ठीक है, यानी 15 न्यूटन पर mm² है हमारी स्ट्रेंथ, तो 15 का 60 से 65% हमारी 14 डेज़ पे अचीव हो जाएगी और 15 का 40 से 45% हमारी जो होगी वो 3 डेज़ पे अचीव हो जाएगी और फाइनल जो है वो हमारी 28 डेज़ पे अचीव हो जाती है, 98 से 99 या 100% तक। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हम कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम बीम बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बीम बनाते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और इसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, बीम की जो साइज़ रखती है, ठीक है, बीम की जो साइज़ रहती है, ठीक है, वो कितनी रखते हैं, बीम की जो साइज़ रखना है दोस्तों वो रखना आपको 10 × 10 × 40। ठीक है, 10 × 10 × 40 सेंटीमीटर में आपको रखना है, बीम बनाना है। और उस बीम पे हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रखना है और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हमको लोड अप्लाई करना है सेंटर में। ठीक है, तो जिस मैक्सिमम लोड पे दोस्तों फेल हो रहा था उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, एक फार्मूला अप्लाई करना रहता है दोस्तों। यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ मैं कि फार्मूला कौन से यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यदि हम निकाल रहे हैं तो आपको फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी कॉम्प्रेसिव में क्यूब बनाया था। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, बीम बनाना है। ठीक है, जिसकी साइज होगी दोस्तों आपकी 10 × 10 × 40, ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये बीम है दोस्तों। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हमको क्या करना है, रखना है। ठीक है, और ऊपर से हमको क्या करना है, इसमें लोड अप्लाई करना है दोस्तों। ऊपर से हमको क्या करना है, रखने के बाद में लोड अप्लाई करना है। तो जिस मैक्सिमम लोड पे फेल हो रहा था वो लोड हमारे को नोट करना है। ठीक है, और इसका फार्मूला यदि मैं बताना चाहूँ तो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों इसका PL डिवाइड बाय, ठीक है, स्ट्रेंथ जो हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ जो हो जाएगी हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फार्मूला यदि हो जाएगा तो ये हो जाएगा PL डिवाइड बाय होता है दोस्तों BD², ये होता है BD²। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें P जो है दोस्तों वो क्या, हमारा P जो है वो हमारा क्या है, लोड है। ठीक है, जिस लोड पे वो फेल हो रहा है, ठीक है, फेल्यूअर लोड। ठीक है, लोड यानी फेल वाला लोड, फेल्यूअर लोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक, फेल्यूअर लोड। ठीक, L जो है दोस्तों इसके अंदर क्या है, लेंथ है, L हमारी कितनी है, 40 है। ठीक है, B कितनी है, 10 है, और D भी हमारी कितनी है, 10 है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस फार्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी बीम हुआ उसकी हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अगले टेस्ट की हम बात करते हैं। तो अगला टेस्ट होता है हमारा स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में भी जो हमारी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है उसी पे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और इसके लिए जो हम बनाते हैं, कास्ट जो करते हैं, मोल्ड जो होता है हमारा वो होता है हमारा सिलेंडर शेप में। ठीक है, सिलेंडर शेप में होता है। ठीक है, इस प्रकार से सिलेंडर शेप में होता है। ठीक है, सिलेंडर शेप में होता है दोस्तों। और इसका डायमेंशन जो मैंने डायमीटर जो होता है दोस्तों, वो डायमेंशन की बात करें तो ये होता है हमारा 30। ठीक है, ये होता है 30 और ये होता है हमारा 15। ठीक है, 13 होता है और ये 15 होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है,
ठीक, ये सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर हमको बनाना रहेगा और इसके बाद हमको जो हमारी मशीन है, ठीक है, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, उसमें हमको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब इसको हमको बीम को रखना है, वैसे ही रखना है, ठीक है, कैसे रखना है, ऊपर से लोड हमको अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिलेंडर और कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन वही वाला, ठीक है, तो ऊपर से हमको लोड अप्लाई करना है इसमें सिलेंडर में, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, ठीक है, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन CTM जो मशीन है, जैसे हमने कॉम्प्रेसिव वाला टेस्ट किया था वही इसमें भी हमको मशीन यूज़ करना है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। और जिस लोड पे दोस्तों ये फेल हो रहा है वो लोड हमको नोट करना है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, स्प्लिट टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होगी, स्प्लिट टेंसाइल, ठीक है, स्ट्रेंथ का जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, वो फार्मूला हो जाएगा हमारा 2P डिवाइड बाय पाई DL, ठीक है, पाई DL। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। P जो है दोस्तों वो क्या हमारा लोड है, ठीक है, P जो है हमारा इसमें क्या है, फेलुअर लोड है, ठीक। इसके अलावा पाई इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। D जो है क्या है हमारा 15 है, D हमारा क्या है 15 डायमीटर है, और L जो है वो कितना है 30 है, लेंथ है, ठीक है, या हाइट बोल सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 2P बाय पाई DL से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक टेस्ट होता है हमारा रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, तो जो हमारी हार्डन हो जाती है कंक्रीट, उसके ऊपर ये वाला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो यदि मान लो आपकी कोई दीवार है तो उसके ऊपर यदि आपको टेस्ट परफॉर्म करना है तो एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं रिबाउंड हैमर, ठीक, उसकी हेल्प से हम दोस्तों टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है कंक्रीट की, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं, ठीक है, या प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट की हम बात करते हैं। तो इसमें पहली प्रोसेस होती है दोस्तों इसके अंदर बेचिंग। सबसे पहले हमको क्या करना है, मसाला तैयार करना है, यानी बेचिंग करना है उसकी, ठीक है। तो मसाला जो हम रेडी कर रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं, बेचिंग करना है। बेचिंग यानी मसाला रेडी हो जाए उसके बाद हमको मिक्सिंग करना है। मिक्स यदि हो जाता है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट यदि हो जाता है तो फिर उसको हमको प्लेस करवाना रहता है, जहाँ पर भी डालना रहता है। और प्लेस यदि हो जाता है उसको हमको क्या करना रहना है, कॉम्पैक्ट करना है, मतलब दबाना, ठीक है। और उसके बाद में उसकी कॉम्पैक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, उसकी क्यूरिंग और उसकी फिनिशिंग करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, कंक्रीट तैयार हो जाता है, ठीक है। पहले हमारी जो प्रोसेस आएगी वो बेचिंग, फिर मिक्सिंग, है ना। बेचिंग मतलब रेडी करना आपको पहले, फिर मिक्सिंग मसाला तैयार करना, ठीक है, मिक्स करना उसको अच्छे से, फिर ट्रांसपोर्ट करना, फिर प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग और आखिरी में आती है हमारी फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग। और इस प्रकार से हमारी आ जाती है दोस्तों कंक्रीट तैयार हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों बेचिंग। तो बेचिंग के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा वॉल्यूम वाली मेथड यूज़ होती है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम से हम मसाला रेडी करेंगे, ठीक है। बेचिंग मतलब आपको मसाला तैयार करना है, ठीक है। और एक होती है बाय वेट, ठीक है, एक होती है दोस्तों बाय वेट, ठीक है। एक होती है हमारी वेट वाली मेथड, एक होती है वॉल्यूम वाली। वॉल्यूम वाली मेथड आपको कब यूज़ करना है दोस्तों, और वेट वाली मेथड कब यूज़ करना है, यदि हमको करेक्टली चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम वाली मतलब स्मॉल वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वर्क के लिए दोस्तों यदि आप बना रहे हैं कंक्रीट, ठीक है, स्मॉल वर्क के लिए यदि आप कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क के लिए हम वॉल्यूम वाली मेथड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्रीट है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है। और यदि हमको लार्ज स्केल में यदि कंक्रीट का यदि रेडी करना है, ठीक है, लार्ज वर्क के लिए यदि आपको रेडी करना है कंक्रीट को दोस्तों, तो हमको क्या करना है, फिर वेट वाली मेथड हमको अप्लाई करना पड़ेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेट वाली मेथड रहती है दोस्तों, वो हमारी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, ठीक। अब हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। मिक्सिंग कैसे करना है, तो मिक्सिंग में हम बात करते हैं, एक होती है हमारी हैंड मिक्सिंग होती है, एक होती है हमारी मशीन मिक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बता देना चाहता हूँ, हैंड मिक्सिंग यदि बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा पावड़े वगैरह जो सॉवेल वगैरह होते हैं दोस्तों, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हैंड से मिक्स करते हैं दोस्तों, ठीक। और उसके बाद सेकंड होती है हमारी मशीन मिक्सिंग। तो मशीन मिक्सिंग में आप देखा होगा, ठीक है, मशीन जो होती है दोस्तों उसकी हेल्प से हम क्या करें, मिक्स करेंगे। हैंड मिक्सिंग में ये क्या, यदि हमारी स्मॉल क्वांटिटी में यदि हमारा मटेरियल से, ठीक है, तो ये स्मॉल वर्क के लिए, ठीक, स्मॉल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, हैंड मिक्सिंग यूज़ करेंगे। और यदि हमारा लार्ज वर्क हो रहा है, ठीक है, लार्ज वर्क में ये हमारी वर्क हो रहा है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर देंगे, ठीक है, फॉर लार्ज वर्क, यहाँ पे फॉर स्मॉल वर्क मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मिक्सिंग का ध्यान रखना दोस्तों, कम से कम हमको 2 से 3 मिनट के लिए, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए तो आपको मिक्स करना है मसाला, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए, सॉरी, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए कम से कम हमको क्या करना है, उसको मिक्स करना है, ठीक। अब यदि यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि हम हैंड से यदि मिक्स कर रहे हैं दोस्तों, यदि हैंड से मिक्स कर रहे हैं तो हमको सीमेंट जो डालना रहती है दोस्तों वो 10% ज़्यादा डालना रहती है, ठीक है। 10% मोर सीमेंट यहाँ पे लगाना रहेगी आपको, मोर सीमेंट, ठीक है। तो यदि हैंड से मिक्स कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे उड़ भी सकती है या वेस्टेज भी होती है दोस्तों, ठीक है। तो 10% मोर सीमेंट हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगी, ज़्यादा आपको 10% ज़्यादा सीमेंट डालना पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाएगी, हो सकता है, ठीक है।
मशीन मिक्सिंग में आपकी प्रॉपर मिक्स हो पाएगी, ठीक है, समय भी कम लगेगा, ठीक है। पर ये आपका यूज़ करना है यदि आपका लार्ज स्केल में यदि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो चल रहा है तो आपको फिर मशीन यूज़ करना है। इसके बाद मशीन हो जाए उसके बाद दोस्तों फिर हमको क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट में आप देखना होगा कि जो ट्रॉली बैग्स होते हैं, है ना, ट्रॉली बैग्स जो होते हैं, है ना, ट्रॉली वैन वगैरह, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। या जो हॉपर वगैरह जो हमारी ट्रॉली रहती है, ट्रे वगैरह जो रहती है दोस्तों, उसको भी लेके मजदूर वगैरह जो रहते हैं उसको ले जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको आप, पान बोलते हैं, ठीक है, पान मतलब तगारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, लिफ्टिंग के थ्रू भी करते हैं हम, ठीक है, लिफ्ट, ठीक है। अब ये लिफ्ट कब करना है दोस्तों, यदि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यदि हमको हाई लेवल पे यदि जाना है, हाई लेवल पे यदि ऊपर लेवल पे यदि ग्राउंड से यदि ऊपर ले जाना है, कहीं मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर से यदि बन रहा है, बिल्डिंग से यदि बन रही है तो हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मसाले को आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग मशीन जो होती है या जो क्रेन होती है दोस्तों एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, तो ये आप क्रेन भी यूज़ करेंगे, लिफ्टिंग या, ठीक है, लिफ्टिंग मशीन या क्रेन जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। और यदि हमारा ग्राउंड लेवल पे यदि हो रहा है और यदि लार्ज स्केल में नहीं, ये छोटे वाले लेवल पे यदि, तो हम ट्रॉली या जो वैन पान होता है दोस्तों उसको आप यूज़ करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो मसाले को, ठीक। अब इसके बाद मसाला हमने क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस करवाना है, मतलब ग्राउंड पर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। प्लेसिंग मतलब प्लेस करवाना है। तो प्लेसिंग में दोस्तों आपको याद रखना है, जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं तो ये वाले जो प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस होगी दोस्तों, हमको डालने वाली जो प्रोसेस होगी 1 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं देना है, ठीक है। 1 मीटर हाइट से आपको ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 1 मीटर हाइट, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपका सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। सेग्रीगेशन हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेग्रीगेशन को रोकने के लिए यदि आपको नहीं चाहिए तो हमको क्या करना है, 1 मीटर की हाइट से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। प्लेसिंग में आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस यदि हमने कर दिया, जो मसाला हमारा था इस प्रकार से उसको यदि हमने प्लेस करवा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखा होगा कि टेम्परिंग जो रोड होती है दोस्तों, टेम्परिंग रोड जो होती है, ठीक है, रोड की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको टेम्पर करेंगे, ठीक है। और ये क्यों करते हैं कि जो एयर वोइड्स वगैरह जो रहते हैं अंदर के, जो एयर वोइड्स वगैरह जो गैप रहती है दोस्तों, वो क्या हो जाए, फिल हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परिंग जो रोड होती है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि स्मॉल स्केल में यदि हो रहा है तो हम टेम्परिंग रोड वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा जो स्क्रैपर्स वगैरह जो होते हैं, है ना, रीप वगैरह जिसको हम बोलते हैं, रीप, ठीक है, या स्क्रैप वगैरह जो होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। या ट्रॉवेल वगैरह होती है उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कम लेवल पे, तो ठीक है। और इसके अलावा यदि हमारा लार्ज स्केल में यदि हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको वाइब्रेटर मशीन जो होती है दोस्तों उसको हम यूज़ करना रहता है। वाइब्रेटर मशीन यूज़ होती है, ठीक है, वाइब्रेटर मशीन, ठीक है, वो हमको यूज़ करना पड़ेगी दोस्तों यदि लार्ज स्केल में यदि हो रहा है तो, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमको क्या करना है, क्यूरिंग करना है। तो क्यूरिंग में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हम एक करते हैं जो गन्नी बैग्स रहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो गन्नी बैग्स रहते हैं, गन्नी बैग्स, है ना, थैले के जो टार जिसको हम बोलते हैं गन्नी बैग्स, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कंक्रीट का जो हमने रेडी किया है, जहाँ पे भी कंक्रीट है ना बिछाया, वहाँ पे हम क्या करते हैं, गन्नी बैग्स को हम क्या कर देंगे, गीला कर देंगे, वेट कर देंगे और उनके ऊपर हम क्या कर देंगे, ढक देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा हम शेड भी बनाते हैं, ठीक है, शेड भी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर शेडिंग भी करते हैं, मतलब छाँव, ठीक है। तो कोई भी शेड वगैरह बनाते हैं दोस्तों और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जहाँ पे कोई रेडी किया है कंक्रीट हमने, वहाँ पे हम शेड वगैरह करते हैं, छाँव वगैरह, ताकि टेम्परेचर हमारा मिनिमाइज़ हो जाए। तो उसको भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं। इसके अलावा देखा होगा आपने कि पॉन्ड भी हम बनाते हैं, पॉन्ड, ठीक है, पॉन्डिंग, ठीक है। यदि मान लो आपने स्लेब वगैरह तैयार की है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उसमें राइट साइड में हम क्या करते हैं, चारों तरफ या दीवार बनाते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल है ना, बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें पूरे को पानी से भर देते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रिंकलिंग, ठीक है, मोटर वगैरह चालू करके आप जो ट्यूबवेल रहता है उसके हम क्या करते हैं, स्प्रिंग करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंकलिंग यानी फव्वारे से दोबारा भी हम क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके अलावा भी आप कोई और मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर ये जो मोस्टली जो यूज़ की जाती है दोस्तों, इस प्रकार से हम क्यूरी करते हैं, मतलब क्यूरी का मतलब होता है तराई, ठीक है, तराई करना। तराई की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो आपको कम से कम यदि हम बात करें, ठीक है, तो 14 डेज़ तक कम से कम करना है दोस्तों, आपको 14 दिन तक कम से कम उनको क्या करना है, उसकी तराई करना है, ठीक है। 14 डेज़ का मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपको 14 डेज़ तो करना ही पड़ेगी, ठीक। और मैक्सिमम यदि हम बात करते हैं तो 28 डेज़ तक ही, ठीक है, मैक्सिमम 28 डेज़, ठीक है, मैक्सिमम 28 डेज़ तक हमको क्या करना है, उसकी क्यूरिंग करना है। उसके बाद हम बात करते हैं फिनिशिंग। फिनिशिंग में आपने देख लिया, तो जो भी स्क्रैपर्स वगैरह जो होते हैं, रद्दे वगैरह जिसको हम बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं। सरफेस जो होता है मान लो इस प्रकार का, तो उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करने के बाद उसको हम लेवल बनाते हैं, बिल्कुल एकदम स्मूथ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की हम बात करते हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट की हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि M15 या M20, ठीक है। तो M20 यदि लिया तो दोस्तों इसका रेशियो होता है 1, ठीक है, 1.5, ठीक है, रेस टू 3, ठीक है, 1:1.5,
अनुपात 3, इस प्रकार का दोस्तों इसका रेशियो रहता है, प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेजर्ड स्टैंडर्ड कंप्रेशन टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब। ठीक है, 150 mm या 15 सेंटीमीटर साइड का मैंने बताया था। ठीक है, एम जो रेफर कर रहा है दोस्तों क्या मिक्स को रेफर कर रहा है, और जो 20 जो रेफर कर रहा है वो 28 डेज पे हमारी क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है मीटर पर mm स्क्वायर में। ठीक, और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोस्तों किसको बोलेंगे आप, तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं दोस्तों तो 5% ज़्यादा रिजल्ट फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो M20 के हमने 5 सैंपल लिए, ठीक है 10 सैंपल लिए, मान लो 10 सैंपल में से कम 5 सैंपल का जो है रिजल्ट वो हमारा M20 आना चाहिए, मतलब 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से नंबर ऑफ ग्रेड्स होती है दोस्तों कंक्रीट की। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट की हम बात करते हैं तो M20 तक का जो रेशियो रहता है दोस्तों, M20 तक की जो ग्रेड रहती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, M5 से लगा के, ठीक है M20 तक जो ग्रेड होती है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं M25 से M50 तक जो ग्रेड होती है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कंक्रीट, और इसके बाद हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो M55 से जो हमारे M70 या 80-90 तक होती है दोस्तों उसको हम बोलेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, ये जिस भी ग्रेड की हमने कंक्रीट ली उतनी उसकी क्या होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यदि M5 लिया तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, 7.5 लिया तो 7.5 होगी, मतलब जो भी आप ग्रेड सिलेक्ट करते हैं वो उसकी क्या होती है, जो नंबर होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब हम बात करते हैं कि इसका रेशियो कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे रेशियो की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो M5 में याद रखना कि 5 लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है 1 लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है 1 लिख देना है सब में। ठीक है, 1, उसके बाद में फिर क्या करना है आपको 5 से स्टार्ट करना है, पहले वाले से याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और ये केवल दोस्तों कहाँ तक, केवल 25 तक ही करना है, केवल 25 तक। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो दोस्तों आ रही है हमारी, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं नॉर्मल कंक्रीट बोल सकते हैं, या इसके बाद जो आ रही है दोस्तों उसको हम बोलते हैं मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन रहती है दोस्तों मिक्स प्रोपोर्शन जो है वो क्या लिखा हुआ है डिज़ाइन मिक्स, इनका हमको डिज़ाइन करना पड़ता है। और 5 से लगा के जो 25 तक का जो दे रखा है दोस्तों वो IS कोड में हमारा स्टैंडर्ड दे रखा है, मतलब आप यही प्रोपोर्शंस जो दे रखा है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यदि M जो है दोस्तों वो हमारा क्या कर रहा है मिक्स को प्रोपोर्शन कर रहा है, और जो नंबर है वो हमारा है उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। अब हम बात करते हैं M5 यदि मान लो लिया है दोस्तों आपने, ठीक है, M5 यदि लिया तो यहाँ पे प्रोपोर्शन बता रहा हूँ मैं 1 होता है। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ M5, ठीक है, और 1 तो सभी में आएगा, उसके बाद 5 लिया। ठीक है, M यदि 7.5 है, ठीक है, M 7.5, फिर M10, ठीक है, M15, M20 और M25 तक। ठीक है, M25, तो इसमें बता देना चाहता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है, 1 तो सभी में रहेगा हमारा। ठीक है, 1 तो सभी में रहेगा हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं, ठीक, तो जो 5 है उसका डबल कर देना आपको। ठीक है, M5 तो आपको सभी में लेना है, तो क्या करना है, ठीक है, 1 तो आपको सभी में रखना है, 1 तो सभी में रखना आपको M25 तक। ठीक है, अब अगली बार हमको क्या करना है, जो 5 है ना उससे आप क्या कर दे एक एक कम करते जाएँ, 5 4, ठीक है, और उसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 2, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है 0.5 करना है, तो 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए मैं बता देता हूँ कि आगे कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ डबल करना है दोस्तों। क्या करना है, आगे सिर्फ आपको डबल करना है। ठीक है, डबल कैसे करना है कि जो 5 था उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का डबल हो जाएगा 10, ठीक है, 4 का डबल हो जाएगा 8, 3 का डबल हो जाएगा 6, 2 का डबल हो जाएगा 4, 5 का हो जाएगा 1.5 का 3, और 1 का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, M5 से M25 तक जो प्रोपोर्शन होता है इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले हमको 1 रखना है सभी में, और फिर 5 में 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक एक कम कर दें, और M20 पे ध्यान रखना है, M20 से हमारा 1.5 आ जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा, 0.5 डिक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद लास्ट में हमको क्या करना, डबल करना है। ठीक है, बीच वाले का डबल करना है। ठीक, तो इस प्रकार से ग्रेड आप कंक्रीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि कौन से ग्रेड के जो प्रोपोर्शन है वो किसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो यदि मान लो कंक्रीट वर्क के लिए हम कर रहे हैं, कंक्रीट जो यूज़ कर रहे हैं कॉलम और बीम्स बनाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन लेना दोस्तों 1:1:2 लेना है। वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स पाइल प्रिकास्ट वर्क के लिए यदि आप कर रहे हैं तो 1:3 के अनुपात में लेना है। ठीक है, बीम स्लैब कॉलम के लिए नहीं कर रहे तो 1:2:4 के अनुपात लेना है। ठीक है, मास कंक्रीट या फाउंडेशन वर्क के लिए लेना है तो 1:3:6 के लेना है, और 1:4:8 लेना आपको यदि आप मास कंक्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रोपोर्शन लेना है। आप प्रोपोर्शन मैंने बता ही दिया कि कौन सा प्रोपोर्शन किसके लिए है। ठीक है, ये हमारा 7.5 के लिए था। ठीक है, ये 10 के लिए है हमारा M10 के लिए। ठीक है, ये M15 के लिए है।
ठीक है, और ये हमारा M20 के लिए है और ये हमारा M25 के लिए। इसके अलावा यदि आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो उसके अलावा आपको ग्रेड ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगी, तो वो हमको मिक्स डिज़ाइन करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड कॉन्क्रीट, ठीक है। तो वर्केबिलिटी दोस्तों उसकी अच्छी होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से वर्केबल हो कॉन्क्रीट, रजिस्टिविटी टू वियर एंड टियर, कम से कम वियर और टियर हो उसके अंदर इस प्रकार से, ठीक है। यदि कोई लोड आ रहा है तो क्रैश वगैरह नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ दोस्तों हमारी प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी यदि उसके ऊपर लोड आ रहा है तो वो बैंड वगैरह नहीं होना चाहिए, क्रैक वगैरह नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ना शेयर डेवलप होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्ग समय तक चलना चाहिए, उस पर किसी भी वेदरिंग एक्शन का कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह से जो भी वेदर में चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से कोई भी उस पर अटैक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अच्छी होना चाहिए, ठीक, कितनी होना चाहिए तो 300 kg पर क्यूबिक मीटर दोस्तों इसकी क्या होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं वाटर टाइटनेस, तो दोस्तों वाटर टाइटनेस में भी हमारा मटेरियल जो होना चाहिए वो वाटर टैंक यदि बना रहे तो दोस्तों उसमें सीपेज की वाला की जो परमानेंट की दिक्कत आती है वो नहीं होना चाहिए, सीपेज की दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वाटर टाइट्स भी हमारा क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ठीक। टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट यदि बात करते हैं तो कौन कौन सी होती है, तो कॉन्क्रीट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल्स यूज्ड इन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट के अकॉर्डिंग और होती है हमारे पर्पज ऑफ कॉन्क्रीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड इट्स यूजेस, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हम क्लासिफाइड कर रहे हैं दोस्तों, पहले उसकी बात करते हैं तो वो होती है हमारे सीमेंट कॉन्क्रीट और एक होती है हमारे लाइम कॉन्क्रीट। सीमेंट यदि आपने मिलाया है तो दोस्तों हो जाएगा सीमेंट कॉन्क्रीट, लाइम यदि आपने मिलाया है कॉन्क्रीट के अंदर तो हो जाएगा हमारा लाइम कॉन्क्रीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल सैंड, ठीक है, ये हो गया सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों लाइम की, यदि आपने लाइम मिला दिया तो हो जाएगी हमारी लाइम कॉन्क्रीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन के हिसाब से यदि हम कॉन्क्रीट की बात करते हैं दोस्तों तो होती है हमारी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होती है, आरसीसी होती है, प्रेस्टेज होती है। प्लेन का मैंने बताया कि यदि कॉन्क्रीट के अंदर आप स्टील बार यानी सरिया यदि यूज़ नहीं कर रहे तो होगी हमारी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, और यदि आपने स्टील बार यानी सरिया यदि यूज़ कर लिया कॉन्क्रीट के साथ में तो हो जाएगी हमारा आरसीसी यानी रेनफोर्स कॉन्क्रीट। और यदि पहले से यदि आप कॉन्क्रीट के अंदर स्ट्रेच डेवलप कर रहे हैं दोस्तों, कास्ट करने से पहले ही उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी प्री स्ट्रेच या प्री कास्ट कॉन्क्रीट हो जाएगी, ठीक है। प्लेन सीमेंट की बात करते हैं तो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द फाउंडेशन वर्क या फ्लोरिंग वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, तो वहाँ पे हमको कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, फाउंडेशन या प्रीकास्ट वर्क यदि कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट यूज़ करना होती है। इसके बाद प्री स्ट्रेच जो सीमेंट कॉन्क्रीट होती है वहाँ पे का यूज़ करना रहती है, जैसे ब्रिज के जो डेस्क स्लैब वगैरह बनाते हैं दोस्तों, तो उस केस में हम वाटर टैंक बनाते हैं या कोई भी हम पाइल बना रहे हैं तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं जो स्ट्रक्चर्स रहता है उसमें हम स्ट्रेच जो रहती है दोस्तों, टेंडन जो स्टील वायर्स रहते हैं, सरिया जो रहती है उसके थ्रू हम पहले से टेंडन में हम क्या करते हैं, टेंडन के थ्रू हम क्या करते हैं डेवलप करते हैं, स्ट्रेच डेवलप कर देते हैं पहले से ही, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, किस पर्पस के हिसाब से आप बना रहे हैं दोस्तों, तो एक होती है हमारी वैक्यूम कॉन्क्रीट होती है, ठीक है, द सीमेंट कॉन्क्रीट फ्रॉम विच इन ट्रेंड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं वैक्यूम कॉन्क्रीट के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं जो वैक्यूम प्रेशर होता है उसके थ्रू हम एयर उसके अंदर हम क्या करते हैं डेवलप करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। वाइब्रेटर जो होता है वैक्यूम प्रेशर होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं कॉन्क्रीट की मास के अंदर हम क्या करते हैं वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो जो कॉन्क्रीट बनती है उसको बोले वैक्यूम या वैक्यूम कॉन्क्रीट। इन दिस कॉन्क्रीट द एक्सेस वाटर विच इज एडेड टू इंक्रीज वर्केबिलिटी बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ऑफ कॉन्क्रीट इज रिमूव्ड बाय द फॉर्म वैक्यूम, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एयर इंट्रेंट, तो एयर इंट्रेंट में दोस्तों हम क्या करते हैं एयर को हम क्या करते हैं उसके अंदर इंटर करवाते हैं। द कॉन्क्रीट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम इन इट इज कॉल्ड एयर इंट्रेंट, ठीक है, सेल्यूलर या एरिएटेड कॉन्क्रीट बोलते हैं हम। इन दिस कॉन्क्रीट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस आर लिबरेटेड विच फॉर्म सेल एंड मेक द कॉन्क्रीट सेल्यूलर, ठीक है, सेल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैसेस जो रहती है उसको हम इंटर करवाते हैं एयर फॉर्म के फॉर्म में, ठीक। दिस कॉन्क्रीट यूज्ड फॉर लाइनिंग वाल्स, ठीक है, एंड रूप्स फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन वर्क के, यानी रूप्स जो है साउंड और हीट इंसुलेशन वर्क के लिए यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एयर इंट्रेंट कॉन्क्रीट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाइट वेट कॉन्क्रीट। लाइट वेट कॉन्क्रीट कैसे तैयार करते हैं, तो लाइट वेट कॉन्क्रीट में क्या करते हैं प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉक ब्रिज सिंडर स्लेग और कोर्स एग्रीगेट, इसका लाइट वेट कॉन्क्रीट, मतलब हमको क्या करना है जो लाइट जिनका वेट रहता है कम वेट रहता है उन मसालों को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। द कॉन्क्रीट इज लाइट इन वेट एंड पोसेसेस हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये भी एक तरह से क्या होगी हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होगी इसके अंदर भी लाइट वेट कॉन्क्रीट के अंदर। दिस कॉन्क्रीट इज यूज्ड इन मेकिंग प्रीकास्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स फॉर पार्टीशन एंड वॉल लाइनिंग, मतलब जो हमारी ये वाली लाइनिंग वाली थी इसी प्रकार से इसको भी हम दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस वर्क के लिए भी, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप अभी भी यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।